नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका रिवीजन करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक के साथ। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मेन की देख लेते हैं, इसको पढ़ना क्या है, इसमें अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। देखो सर, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विचारों का बड़ा प्रभाव डाला। तो यहाँ पर सर से हैं सरवायू, फेडरिक सरवायू के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ने से हैं यहाँ पर नेपोलियन की दो घटनाएं पढ़ेंगे, नेपोलियन संहिता और वियना की संधि। इसके बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, कौन कौन से विचार है उसके बारे में, और क्रांति के बारे में। क्रांति के अंदर अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, एक तो जुसेपे मितेस्नी के बारे में, महिलाओं की भूमिका, फ्रैंकफर्ट संसद। इसके अलावा बड़ा से आपको बिग याद रखना है। बिग से आपको तीन चीजें हैं, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, और प्रभाव से प्रतिमा यानी रूपक, जर्मेनिया और मेरियन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेन टॉपिक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फेडरिक सोरियू। फेडरिक सोरियू के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट लाइनें हैं वो इसमें लिख रखी है, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छी तरह से पढ़ लो इसको। इसमें देखो मेन क्या दे रखा है कि फेडरिक सोरियू कौन था, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, वो कब बनाई, उसका नाम क्या था। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। और इसमें क्या है, 4 चीजें दे रखी है। एक तो लोगों की लंबी कतार, ये जो दिखा रखी है ये लंबी कतार है, इसके बारे में दे रखा है। दूसरा, महिला की प्रतिमा तो स्वतंत्रता की देवी के रूप में प्रकट की गई है, वो बता रखी है, उसके बारे में अपने बता रखा है। इसके अलावा निरकुंज संस्थाओं के 10 अवशेष यहाँ पर जो बिखरे पड़े हैं वो इसके बारे में। और चौथा जो चित्रण आता है वो है स्वर्ग का। ठीक है, तो ये चारों चीजें बता रखी है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लो, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। इसमें ज्यादातर मेन सन पूछी जाती है कि किस सन के अंदर ये चित्र बनाया गया था। तो 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला थी, और इस चित्र का नाम था कल्पनादर्श या यूटोपिया। यूटोपिया मतलब होता है ऐसे समाज की कल्पना करना जो वास्तव में संभव नहीं हो। ठीक है, ये मेन चीजें आ गई आपको, इनमें से आप देख। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है अपना फ्रांस की क्रांति। ठीक है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 नंबर वाले। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में, ये पूछा जाता है। राजा कौन था उस टाइम? लुई 16वां, ये पूछा जाता है। किस वंश का था? बुर्बो वंश का था, ये पूछा जाता है। समाज 3 भागों में बटा हुआ था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, जिसे किसान वर्ग भी बोलते हैं। अब इसकी मेन घटनाएं क्या होती है? क्रांति होती है 14 जुलाई 1789 में। बास्तीन का किला पर धावा बोला जाता है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। 91 के अंदर 1791 के अंदर नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार जाता है और लोकतंत्र की शुरुआत होती है यहाँ से। उसके बाद में क्या होता है, 93 में लुई 16वां को मृत्युदंड दिया जाता है, और 93 से 94 तक है रोबेस्पियर, उसको राजा बनाया जाता है। लेकिन वो क्या करता है, नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाते हैं, जिसके कारण जो भी देश के खिलाफ जाता है उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। और अंत में होता क्या है, 1794 जुलाई में रोबेस्पियर खुद को ही इस गिलोटिन पर लटका दिया जाता है। इस तरह से इसका अंत हो जाता है राजतंत्र का। उसके बाद में डायरेक्ट शासन आता है, ये 5 लोगों द्वारा चलाया जाता है, और इसमें तालमेल की वजह से ये कमजोर पड़ जाता है। और अंत में क्या होता है, 1804 में वापिस राजतंत्र आ जाता है, यानी नेपोलियन बोनापार्ट है वो राजा बन जाता है। अब देखो नेपोलियन बन गया, तो नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। 1804 में राजा बनता है, 1815 में वाटरलू के युद्ध के साथ इसका राजतंत्र चला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो 1804 में राजा बनता है। उस टाइम क्या है, कुछ नियम बनाते हैं और इन नियमों को इकट्ठा करके जनता पर लागू करता है, जो नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड, सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो शॉर्ट आएगा या लॉन्ग आएगा। इसके बाद में क्या होता है, सन 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। एक तरफ फ्रांस होती है, दूसरी तरफ पर्सिया, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रेब। अब इनको याद रखने के लिए आप फ्रेब के नाम से रख लो। फ्रेब का मतलब एफ से हो गया आपका पर्सिया, आर से रूस, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन, यानी ये चारों देश मिलके युद्ध लड़ते हैं। इसमें फ्रांस हार जाती है, यानी नेपोलियन हार जाते हैं, और उसको मजबूरन वियना की संधि करनी। नागरिक संहिता, सिविल कोड, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखनी है मेन तो। उसके बाद में इसमें क्या क्या पॉइंट है, सामंती व्यवस्था होगी, विशेष अधिकार हो गया, लघु उद्योगपतियों और एक समान कानून, संपत्ति, मानक तौल, ये सब चीजें आ गई। अब इनको याद कैसे रखोगे, देखो एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम समझा देते हैं। एक बार सिविल कोड, तो इसको लिख लो वहां पर, सिविल कोड और सिविल कोड समाज, ये लाइन आपको याद रखनी है, सिविल कोड समाज। तो स से आप याद रखना है आपको, सामंती व्यवस्था समाप्त की गई। वी से विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। ल से हो गया आपका ला, कानून और लघु उद्योग, यानी लघु उद्योगपतियों पर एक समान कानून लाया गया, तो कानून भी हो गया और लघु उद्योग भी हो गया। ल से कोड से कोई मतलब नहीं है। से संपत्ति
जाति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। मास्य मानक मापतोल है वो अपनाया गया, यानी एक समान मापतोल अपनाया गया स्टैंडर्ड का। जैसे हो गया आपका जागीरदारी और भूदास्त शुल्कों पर मुक्ति दिलाई। तो ये चीजें आपको मेन याद रखनी है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखोगे आप, इस तरह से बिल्कुल पॉइंट बना के परिभाषा लिख के और ये 5 पॉइंट लिखे आना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे आप। उसके बाद में वियना संधि, वियना संधि के बारे में अभी बात की थी। वाटरलू का युद्ध होता है, एक तरफ तो नेपोलियन होता है फ्रांस का, दूसरी तरफ वर्षा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम फ्रेब से याद रख सकते हैं, और इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, फ्रांस का जो सेना है वो हार जाती है और नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है, उसको वियना संधि के लिए मजबूर किया जाता है। वियना संधि देख लेते हैं। देखो वियना संधि है वो 1815 ईस्वी के अंदर होती है। स्थान होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वियना, और इसकी मेजबानी करती है ड्यूक मेटरनिक। और किसके बीच होती है, नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस के जो ये देश होते हैं प्रमुख, उनके बीच में संधि होती है। अब इसका परिणाम क्या निकलता है, बुर्बो राजवंश को सत्ता में वापस लाया जाता है। फ्रांस में नेपोलियन के अधीन किए गए क्षेत्रों को खो दिया जाता है, यानी जहाँ जहाँ अधिकार करते हैं वो उनको वापस छीन लिया जाता है। जर्मन संघ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फ्रांस की सीमा पर छोटे छोटे देश बना दिए जाते हैं। ये चीजें आपको मेन इसमें लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल आधा घंटा में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन करा दूंगा। और इसको डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा प्रत्येक टॉपिक। उसके बाद में अपन देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार, यानी जब वहां पर राष्ट्रवाद के विचार आते। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देशभक्ति, देश की भावना, देशभक्ति की भावना, देश प्रेम, ठीक है। तो वो प्रेम जगाने के लिए कौन कौन से विचार आए थे, कौन कौन से कदम उठाए वहां के लोगों के, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, विधान की भावना, ये लाइन है, इसी से आपको पूरा याद रहे। देखो वी से हो जाएगा आपका विचार, विचार कैसे थे, ध्वज कैसा था, नेशनल असेंबली, केंद्रीय प्रशासन, भाषा, व्यापार और नापने की इकाई। ये पॉइंट आपको पहले लिखना है, इनके बारे में एक एक लाइन लिखनी है, ठीक है। अब जैसे इस ट्रिक को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखो ट्रिक क्या है, विधान के भावना, यानी विधान के प्रति भावना, देश के प्रति भावना क्या थी, वो ही उसके कदम थे। तो अब इसको कैसे, देखो वी से आपको क्या रखना है, विचार, विचार कैसे थे, ध से ध्वज, ध्वज कौन सा था, न से नेशनल असेंबली, टी से केंद्रीय प्रशासन, भा से भाषा कौन सी थी, वैसे व्यापार, न से नापने की इकाई। इन चीजों को आपको अच्छी तरह से लिखना है आगे। उसके बाद में वही एक एक लाइन इस तरह से आपको लिखना है। देखो विचार के बारे में क्या लिखना है आपको, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया था। पहले क्या था, राजा के प्रति था, उनका मानना था कि राजा सब कुछ है। उसके बाद में क्या, देश के प्रति भावनाएं आने लगी। उसके बाद में ध्वज, प्रत्येक राज्य का अलग ध्वज हुआ करता था, छोटे छोटे राज्य थे उनका। उसके बाद में एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया। नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल नाम के बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया, और इसका चुनाव है सक्रिय नागरिक द्वारा किया जाने लगा। केंद्रीय प्रशासन, यानी एक प्रमुख केंद्र के अंदर सारी शक्तियों को समेटकर और सब पर एक समान कानून लागू किया गया। भाषा, सब राज्यों की अलग अलग भाषा थी। और फाइनली क्या होता है, फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखा जाने लगता है। व्यापार है, तो आंतरिक छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके एक दूसरे जाने में कर लगता था, उसको समाप्त किया गया। नापने की इकाई एक समान कर दी थी, यानी पहले क्या होता था, हर जगह नापने की इकाई अलग अलग थी, यानी यहाँ पर 1 किलो है तो कहीं वो 1.5 किलो हो जाता था। अब क्या है, नापने की इकाई सेम कर दी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ट्रिक को एक बार रिपीट कर लो। देखो विचार के बारे में निकला है, पैतृक की जगह क्या हो गया, राजा की जगह पैतृक भाव आने लगे थे। ध्वज है, तिरंगा अपनाया गया। नेशनल असेंबली है, स्टेट असेंबली, नेशनल असेंबली तैयार की गई, जिसमें संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है। केंद्रीय सत्ता को दिया जाता है। भाषा फ्रेंच होती है, नापने की इकाई ये कर देते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी के अंदर अपन 3 चीजें देखेंगे। एक तो जुसेप्पे मित्तेस्नी के बारे में, ठीक है। जुसेप्पे मित्तेस्नी क्या है, एक क्रांतिकारी था। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या है, जुसेप्पी इटली का एक क्रांतिकारी बम था। ये लाइन आपको याद रख लो, बस कंप्लीट हो गया। जूस यहाँ से जिनेवा याद रखना है, जूस जिनेवा याद रखना है। 1807 में इसका जन्म हुआ था। इटली का क्रांतिकारी, तो ये इटली का क्रांतिकारी था। का से आपको कार्बोनोरी रखना है, कार्बोनोरी गुप्त संगठन का सदस्य था। बम से बै से आपको बर्न में यंग यूरोप नामक संगठन बनाता है, ठीक है ये। और मैं से आपको मर्साई में यंग इटली नामक ग्रुप है। यंग यूरोप, यंग इटली, यानी कुल मिला के इसके बारे में देखो। जन्म कहाँ, जिनेवा में, क्रांतिकारी था। और इसने ज्वाइन तो किया था कार्बोनेट गुप्त संगठन, खुद तो उसका सदस्य बना था। फिर उसने 2 संगठन बनाए थे, यंग यूरोप और यंग इटली। इतना से याद रखना। क्रांति के अंदर दूसरा पॉइंट आएगा अपना महिला की भूमिका। तो इसमें ज्यादा कोई रटने वाली बात नहीं थे। महिला सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी, नए नए राजनीतिक संगठन बनाए थे, अखबार शुरू किए और सक्रिय रूप में जो बैठकें होती थी उसमें भाग लिया। इतना ही लिखना है।
बाकी मन से कुछ जोड़ के, अगर थोड़ा सा बड़ा आता है तो मन से लिख देना, बाकी 1 या 2 नंबर की क्वेश्चन। अगला पॉइंट रहेगा अपना इटली का एकीकरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है ज्यादातर यहाँ से। ठीक है, तो इटली के एकीकरण को याद रखने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। एकीकरण के समय इटली के प्रमुख राज्य कौन कौन से थे और जो एकीकरण करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। ये चीजें अगर आपको याद होगी तो इटली का एकीकरण है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं इटली के जो एकीकरण के समय क्या होता है। इसके जो प्रमुख 7 राज्य होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, सार्डिनिया, पिडमोंट, लोमार्डी, वेनेशिया, टस्कनी, पेपल राज्य और 2 होते हैं सिसिलिया राज्य। ठीक है, ये राज्य आपको याद रखने हैं। डायग्राम आपको बिल्कुल ऐसा नहीं आता है तो बिल्कुल इसी तरह से करके और इस तरह से बना देना, आपको कोई मना करने वाला नहीं है, और उसको शो कर देना यहाँ पर। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखो ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है। साला वेट, वेट यानी कर को बोलते हैं, वेट इनकम टैक्स कर जो भी है। साला वेट के पैसे से जूस का 1 कप बना दिया। ठीक है, इसमें यहाँ से लेके जूस से ये 7 राज्यों के नाम है। देखो सा से हो गया आपका सार्डिनिया, पिडमोंट, ला से हो गया लोमार्डी, वे से हो गया वेनेशिया और टे से हो गया टस्कनी। पैसे वाले पैसे हो गया पेपल राज्य, दूसरे से सिसिलिया और फिर से सिसिलिया, यानी 2 सिसिलिया राज्य। तो ये 7 राज्य हो गए आपके। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। सा से क्या हो गया, बिल्कुल सही, ला से लोमार्डी, वे से वेनेशिया, टे से टस्कनी, पे से पेपल राज्य, से सिसिलिया और इसी से सिसिलिया। ठीक है, ये राज्य आप लिख दिए तो आधा नंबर तो यहाँ से आ जाएगा। आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे। ठीक है, सार्डिनिया, पिडमोंट, इस पर क्या था, राज परिवार, इसी लाइन को इस तरह से लिखना है। दूसरा लोमार्डी और वेनेशिया, 2 राज्य, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में था, ऑस्ट्रिया पर इस पर कब्जा कर रखा था, 2 इसके बारे में लिखना है। टस्कनी और पेपल, इस पर पोप साम्राज्य का था, ये टस्कनी और ये पोप है ना, पोप साम्राज्य था। नीचे सिसिलिया, उसमें बुर्बो वंश थे स्पेन के। तो इस तरह से इन चीजों को बना के आपको लिखना है। देखो एक तो ये हो गया, इस पर तो राजा खुद का राज था। इधर ऊपर वाले दोनों है, इस पर ऑस्ट्रिया का था, बीच वालों पर है पोप साम्राज्य था, नीचे वाले पे सिसिलिया का था। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, इटली के एकीकरण में जो प्रमुख कौन कौन थे व्यक्ति, उनके बारे में। तो उसके लिए अपने ट्रिक बनाई थी, यहाँ से जूस से यहाँ तक का तो राज्य हो गया। अब देखो जूस का, तो जूस से तो है जुसेपी और का से है क्रांतिकारी। दूसरा एक, तो ई से तो है इनुमिल और कैसे है किंग, राजा। और कब से कैसे है काबूर और पैसे है प्रधानमंत्री। बैसे है बाल्डी या गैरीबाल्डी, ना से है नाविक। ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो जूस का को मतलब हो गया जुसेपी, का को क्रांतिकारी, एक से हो गया इन्यूमल, कैसे हो गया किंग, कब से हो गया काबूर, पैसे हो गया प्रधानमंत्री, बना से हो गया बाल्डी और नाविक। ये इनके पद हो गए। अब इन्हीं के बारे में 2-2 लाइन लिखनी है आप। सबसे पहले जुसेपी मित्तिसनी, जूस का जुसेपी, का से क्रांतिकारी, इसके बारे में इटली का था, जो भी अभी पहले पढ़ा था वो चीजें हैं। ठीक है, एक लाइन। इन्यूमल ये यहाँ का राजा था, किंग था, उसके बारे में 2 लाइन लिखनी है। तो ये हो गया आपका, और ये हो गया एक। अब पढ़ना है कप के बारे में। तो ये कप हो गया आपका, ये काबूर प्रधान, कैसे काबूर, पैसे प्रधानमंत्री। और ये हो गया आपका बन्ना, वैसे बाल्डी, ना से नाविक। ठीक है, इसके बारे में 2-2 लाइन लिखनी है। और लास्ट में ये लिखना है 1861 ईस्वी के अंदर इन्यूमल एकीकृत इटली का घोषित किया गया। ठीक है, अब इसको डिटेल से अगर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट के अंदर। उसके बाद में देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में अंदर क्या है, वही है 3 चीजें। देखो इसमें 3 युद्ध होते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण के अंदर क्या होता है, देखो इधर तो क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑस्ट्रिया होता है, इधर रूस होता है, इधर डेनमार्क और इधर फ्रांस। ठीक है, एक युद्ध इधर होता है, एक युद्ध इधर होता है, तीसरा इधर होता है। 1 2 3, इन तीनों युद्ध के बारे में शॉर्ट अपन को देखना है। अब देखो जर्मनी का अगर एकीकरण आपको देखना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखनी होगी। 2 तो व्यक्ति है, एक तो विलियम प्रथम, एक है बिस्मार्क। विलियम प्रथम पर्सा का राजा होता है और ये है उसका चांसलर, प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ होता है। ये होता है ऊपर वाला पोर्शन, ये है आपका पर्सा। ठीक है, अब क्या होता है, 3 युद्ध होते हैं। एक होता है डेनमार्क से, दूसरा ऑस्ट्रिया से, तीसरा फ्रांस से। डेनमार्क से युद्ध होता है तो उसके बाद में क्या है, गेस्टिन समझौता होता है। और इसके अंदर जो उसके 2 राज्य होते हैं, एक राज्य फ्रांस ले लेता है और एक ऑस्ट्रेलिया को दे देता है। उसके बाद में ऑस्ट्रिया पर्सा का युद्ध होता है और ये समझौता होता है। तो इसके अंदर जो नीचे वाला ये पार्ट है ये जर्मनी में मिला लिया जाता है और इसमें जो एक पार्ट दिया जाता है गेस्टिन, वो भी इसके अंदर मिला लिया जाता है। तीसरा
फ्रांस वर्षा का युद्ध होता है, इसके अंदर वर्षाई की संधि होती है, और जो ये पार्शन होता है जर्मन संघ वाला, ये इसके अंदर मिलके फाइनली जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये चीजें याद रखनी है। बेवड़ा फ्रांस को वश में किया, इतना याद रखना आपको। बेवड़ा फ्रांस को, यानी पीने वाला फ्रांस है, उसको वश में कैसे किया, फ्रांस पर कैसे कब्जे करते हैं, उसी पर एक ट्रिक बनाई है। तो बेवड़ा फ्रांस को वश में किया। बेवड़ा से बी से आपको देखो, ये BE है, इससे आपको याद रखना है बिस्मार्क, ठीक है। वी से आपको याद रखना है विलियम प्रथम। ये दो तो व्यक्ति हो गए। इसके अलावा 3 युद्ध है, डेनमार्क, और ए से ऑस्ट्रेलिया, और फ्रांस से फ्रांस। ये 3 युद्ध आपको याद रखने, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखो शॉर्ट से देख लेते हैं। पहला है डेनमार्क युद्ध, ठीक है। तो ये होता है 64 में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको ये चीजें देखनी है, किस किस के बीच में होता है। देखो डेनमार्क क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर 2 राज्य होते हैं, डेनमार्क ये इधर हो गया, यहाँ पर ये 2 राज्य है, एक तो सेलेस्विंग और होलस्टीन। दोनों पर क्या होता है, जर्मन जाति के लोग रहते हैं। इधर वाले जो जर्मनी के हैं, इनके लोग रहते हैं, और ये इसमें मिलना चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क उसको मिलने नहीं रहा। अब वो बहाना ढूंढ रहा होता है, और ये क्या करता है, जर्मनी जो बिस्मार्क है, वो ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में करके और इस पे युद्ध करते हैं, और युद्ध जीतने के बाद में इसका जो एक राज्य है वो खुद रख लेता है, दूसरा इसको दे देता है। ये तो होगी एक कहानी। अगले वाली कहानी के अंदर क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया है इससे युद्ध करते हैं, और इसका जो जीता हुआ पार्ट वो, और दक्षिण वाला पार्ट है वो अपने अंदर मिला लेते हैं, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई इसके अंदर, वो आपको लिखना है। तीसरे वाले में अंदर क्या आता है, इन दोनों का साथ लेके फ्रांस को हरा देते हैं। अब देखो ट्रिक को एक बार जरूर देख लो। बेवड़ा को BE से ये हो गया बिस्मार्क, V से विलियम प्रथम, D से डेनमार्क, A से ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से फ्रांस। 3 युद्ध है, 3 चरण हो गए, 2 व्यक्ति है, विलियम प्रथम और बिस्मार्क। अब अंतिम चरण में क्या होता है, वर्साई की संधि होती है। कब होती है ये, 18 जनवरी 1871 में वर्साई शीश महल में नए जर्मन की घोषणा, और विलियम प्रथम को वहाँ राजा बना देते हैं। ये चीजें आपको मेन याद रख। इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है वो ब्रिटेन की अजीब दास्तां, मतलब ब्रिटेन कैसे बना, ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा सा देखना है। ये भारत है, वो ब्रिटेन है यूरोप में लास्ट वाले इस कोने में, ठीक है, लास्ट वाला। तो ये किस तरह से बना, इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है। अगर डिटेल से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ से आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको अभी मैं रिवीजन कराता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है, ब्रिटेन की अजीब दास्तां, सबसे आपको आंग्ल देश होता है, ठीक है। उसके बाद में आंग्ल देश से इंग्लैंड है, वो बनता है। इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन से वापस ब्रिटेन। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहले आंग्ल देश बनता है, ये द्वीप समूह होता है, इसके आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले आंग्ल देश बन जाता है, ये पहले की कहानी है। उसके बाद में इंग्लैंड होता है, इंग्लैंड इस सेंटर में होता है, इसलिए इसको राजधानी बना देते हैं। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है, देखो इंग्लैंड है, ये इसके अंदर स्कॉटलैंड और वेल्स इसको मिला देते हैं, इन तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ब्रिटेन इसमें देखो ये आपका ये हो गया पोर्शन, ये हो गया, और उत्तरी आयरलैंड, ये इन चारों चीजों को मिला के बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में तो आते हैं 3, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, और इसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड, इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में लिखना क्या है, ये चीजें हैं। देखो इसको ज्यादा अलग से कुछ नहीं मिलेगा आपको, इन चीजों को आप नोट कर लो, ये चीजें आपको लिखनी है पॉइंट टू पॉइंट। अगला पॉइंट है अपने ग्रीस की आजादी। इस पर शॉर्ट नोट आता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट आता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का। 2 नंबर का आता है ओटोमन साम्राज्य, एक है ग्रीस, ठीक है। तो ओटोमन साम्राज्य का दूसरा नाम होता है तुर्की, और इसका नाम होता है यूनान। देखो 2 लाइन तो ये होगी, ओटोमन साम्राज्य है वो इसके अधीन रहता है, ग्रीस है वो ओटोमन साम्राज्य के अंदर रहता है। ओटोमन का दूसरा नाम तुर्की है, इसका नाम यूनान है। अब देखो तुर्की या ओटोमन साम्राज्य में क्या होता है, मुस्लिम धर्म होता है, और यहाँ पर होता है ईसाई धर्म, दोनों में अनबन होती है। इसके जो ईसाई धर्म है यूनान है, इसके चारों तरफ ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, और वो सब इनका सपोर्ट करते हैं, और वो इनसे आज़ादी चाहते हैं। फाइनली ये आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, कवि लॉर्ड बायरन, ये एक फेमस है, इसने धन इकट्ठा किया था, और ये खुद है 1824 में बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ग्रीस देश का दूसरा नाम यूनान है। ग्रीस ओटोमन साम्राज्य का गुलाम था। ओटोमन साम्राज्य तुर्की के नाम से जाना जाता है। वो चीजें हैं, देखो ओटोमन साम्राज्य के लोग मुस्लिम धर्म के थे, जबकि ग्रीस के लोग ईसाई धर्म के थे। दोनों के अलग अलग संस्कृति धर्म होने के कारण आपस में बनती नहीं थी। उसके बाद में देखते हैं, ये चीजें लिखनी है। 1821 में ये शुरुआत होती है, और ये याद रखना है मेन, तो
1832 में कुस्तुतमिनिया, कौन सी संधि है ये याद रखनी है मेन। तो इस तरह से इसमें शॉर्ट एंड स्वीट ये चीजें आपको लिखनी है। एक टॉपिक अपना ये बच गया फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद क्या है? जर्मन का एक बड़ा शहर है फ्रैंकफर्ट। यहाँ पर नेशनल असेंबली होती है, उसका गठन होता है। फ्रैंकफर्ट शहर है, वहां पर नेशनल असेंबली का एक गठन करते हैं और उसमें क्या है, संविधान का प्रारूप तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाता है। उसी पर आपको 2-4 लाइन लिखनी होती है। तो मैं बता देता हूँ क्या लिखना है आपको। देखो, स्थान सेंट पॉल चर्च, जो अभी चित्र देख रहे थे वो क्या था, सेंट पॉल चर्च था फ्रैंकफर्ट शहर में। तारीख है 18 मई 1848। इसका जो मुखिया था फरसा का राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, ये याद रखना है। उद्देश्य क्या था, जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। अब भाग लेने वाले कौन होते हैं, 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी क्रांतिकारी और जो संगठन थे, राजनीतिक संगठन, उनके द्वारा 831 प्रतिनिधि चुने थे। और वो है जो इस फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर अपने विचार रखने वाले होते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है, जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की जाती है तो अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार नहीं, अस्वीकार है यहाँ पर, ठीक है, उसको मानता नहीं है। राजा है वो रूढ़िवादी राज्यों को साथ देता है और क्रांतिकारियों को साथ नहीं देते। दोनों पक्षों में आपस में टकराव हो जाता है और सैनिक बुलाकर असेंबली को भंग कर दी जाती है। इस तरह से क्या होता है, ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट है अपना राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, दृश्य कल्पना का मतलब है कि इस तरह से चित्र अभिव्यक्त करना। कहने का मतलब जैसे अब ये भारत माता का चित्र बनाया गया, तो वास्तव में भारत कोई ऐसी देवी नहीं है, भूमिका है, लेकिन इसको इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। तो क्रांति के समय जर्मनी और फ्रांस में भी इस तरह से अभिव्यक्ति की गई थी। तो किसी देश को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करना राष्ट्र की दृश्य कल्पना कहलाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के समय राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। भारत में भी नारी के रूप में दिया गया, वहां पे भी प्रस्तुत किया गया था। नारी की छवि को राष्ट्र के रूपक बन गई, ठीक है, रूपक के रूप में पहचाना जाने लगा। और ये 2 रूपक है उस टाइम, एक तो था मैरियन फ्रांस का और दूसरा था जर्मेनिया जर्मनी का, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रतीकों का अर्थ है उस जमाने में। एक तो टूटी हुई बेड़ी, इसके बारे में पूछते हैं। आजादी का ये ब्रज छाप कवच, ये जर्मन साम्राज्य का प्रतीक था। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये बहादुर और वीरता का था। तलवार मुकाबला की तैयारी, तलवार पे लिपटी जैतून की डाली, ये शांति का था। उगते हुए सूर्य के नए युग की शुरुआत। तो ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में ये अपना चैप्टर पूरा होता है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक यहीं ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।